जय हिंद दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में आपको बताएं कि हमारा संविधान पहले 7 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करते थे, जिसे अब 6 हो गया है। पहला में आपको बोलते हैं समानता का अधिकार देता है, सभी को बराबर को बात करता है। दूसरा में आपको बोले स्वतंत्रता देती है, हमें घूरने का स्वतंत्रता देती है, सभा करने की स्वतंत्रता देती है। और दूसरा में आपको बताएं शोषण के विरुद्ध भी हमें आवाज उठाने के लिए या बात करती है। अगर कोई आपसे बेगारी करवाता है, कोई बरियारी आपसे काम करवाता है, पैसा नहीं देता है, इसको पर भी सरकार शोषण के विरुद्ध भी आवाज उठाने के लिए बात करती है। और धार्मिक स्वतंत्रता की बात करती है। और शिक्षा और संस्कृति, अल्पसंख्यकों को अगर कोई सताता है या कहीं पर जाने में प्रवेश करती है तो वह अपना संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता देती है। और पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और उसके बाद आपको लास्ट संवैधानिक उपचारिका की बात कहा गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट आपको 5 तरह के रीट निकाल के देती है, जिसको हम बता दिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रतीक्षा, निषेध या प्रतिषेध, और लास्ट में उत्प्रेषण। ये आपको हम पिछली वीडियो में समझा दिए थे। आज हम भाग 4 की बात करते हैं। भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 की बात करें तो यह भाग 4 का नाम है नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्शन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्शन प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देशक तत्व यह बी.एन. राव के सलाहकार थे जो संविधान के, उनके नीति निर्देश के अनुसार यह लाया गया था। नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। आयरलैंड जो देश है वह स्पेन देश के संविधान से लाए थे, और हम लोग आयरलैंड के संविधान से लाए थे। अगर कोई पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व भारत ने किस देश से लाया, तो नीति निर्देशक तत्व वह हम लोग आयरलैंड के देश से लाए हैं। यदि आपसे पूछते आयरलैंड किस देश से लाया है, वह स्पेन देश से लाए हैं। और नीति निर्देशक तत्व वह है जब हमें आजादी मिला था भारत को, तो उस समय सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि हमें वह फ्री में कुछ दे। इसके लिए वह सरकार के इच्छा के अनुसार काम करती है कि हमें वह जब पैसा होगा तब वह देगी। इसी पर केटी शाह ने कहा था कि यह बैंक के चेक के समान है, कि बैंक के इच्छा के अनुसार है कि वह देगी वह चेक पर, तब वह काम सरकार जनता को दे। पैसा या कोई भी संसाधन हो या गला हो, इस तरह से वह बांटेगी। सरकारी स्कूल खोलेगी, वह सरकार के तरफ इच्छा पर ही है। लेकिन मूल अधिकार जो था वह हमारे नरसिंगा अधिकार था, यह जन्म के साथ ही मिलता था। और लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है वह सरकार के ऊपर हम निर्भर करते हैं। अगर आपसे पूछे मूल अधिकार जो भाग 3 पढ़ा है वह किस संविधान से आया है, तो अमेरिका के संविधान से आया था। भाग 2 आपको पढ़ाएं जो नागरिकता की बात की है, वह किस संविधान से लाया गया था, वह ब्रिटेन के संविधान से लाया गया था। लेकिन नीति निर्देशक तत्व किस देश से आया है, किस देश के संविधान से आया है, वह आयरलैंड के संविधान से आया है। इस पर यह सरकार पर निर्भर है कि वह देगी कि नहीं देगी। और इसमें अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। और इसमें 2 लोकतंत्रात्मक की बात कहा गया है। पहला सामाजिक लोकतंत्रात्मक की बात कहा गया है, दूसरा आर्थिक लोकतंत्र की बात कहा गया है। और इसमें 3 न्याय की बात कहा गया है। नीति निर्देशक तत्व में 3 न्याय की बात कहा गया है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय की बात कहा गया है। और इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद में यह सरकार पर ही डिप्यूट है, वह देगी तभी देगा। यह न्यायालय द्वारा प्रतिवर्णनीय नहीं है। अब न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट या कहीं पर जाकर आप केस नहीं कर सकते हैं कि सरकार हमें कौली नहीं दे रही है, सरकार हमें गला नहीं दे रहा। इस पर आप सरकार के ऊपर इच्छा पर निर्भर है। अनुच्छेद 36 कहता है, इसमें राज्य का परिभाषा किया है कि कोई भी स्टेट वह सभी नागरिक को ध्यान दे।
राज्य का मतलब बिहार राज्य और यूपी नहीं, जो हम अनुच्छेद 12 में समझाए वही राज्य जो अपना कानून बनाता है, अपना नियम लागू करता है, वह सभी राज्य है। जैसे आपको यूपीएससी बोले थे, बीपीएससी बोले थे, रेलवे विभाग बोले थे, या आपस में सभी राज्य हैं। और अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि अगर कोई सरकार नहीं देती है, उस काम को नहीं करते हैं, तो आप जाके केस नहीं कर सकते हैं कि सरकार हमें ये चीज नहीं दे रहा है। इसलिए अनुच्छेद 37 में कहा गया है। और अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि लोक कल्याण की बात करेगी सरकार। लोक कल्याण के तहत ही तो हमें राशन कार्ड पर अनाज मिलता है। अगर सरकार आज बंद कर दी राशन कार्ड, तो हम सरकार से नहीं लड़ेंगे कि हमें राशन कार्ड पर गला क्यों नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार पर निर्भर है कि हमें गला देगी या न देगी। अनुच्छेद 39 कहते हैं कि सभी के लिए, जो भी नौकरी कर रहे हैं, सभी के लिए समान वेतन की बात करती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर वह बिहार पुलिस है और लेडीज या जेंट्स, तो उन्हीं दोनों को बराबर ही पैसा मिलेगा। इन्हें की लेडीज है वो उसको कम मिलेगा और जेंट्स को ज्यादा मिलेगा। यह समानता की बात करता है कि सभी को वेतन बराबर होना चाहिए। अनुच्छेद 39 बोलता है। और 39 के काम में कहता है निःशुल्क सेवा कहा जाता है। जैसे बिजली आप चोरी करके जला रहे हैं, अगर आपको पकड़ लेती है सरकार, तब उसको किस तरह से भरपाई किया जाएगा, उसका निःशुल्क बताएगा कि आप इस तरह से कार्य करें, आप इस तरह से काम करें, आपका बिजली यहाँ से दिक्कत हो रही है, इसलिए सरकार निर्देश देगी, वह निःशुल्क देगी, इन्हें कि उस बताने में भी पैसा आपसे लेगी। और अनुच्छेद 40 की बात करें, इसमें पंचायत की बात कहा गया है। पंचायत की बात सबसे पहले गांधी जी ही करते थे, इसलिए अनुच्छेद 40 में पंचायत की बात कहा गया है कि सभी पंचायत को होना चाहिए, पंचायत पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। पंचायत में बहुत पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, पंचायत के लोग न बहुत वह वर्तमान स्थिति में जो जी रहे हैं, जो अभी फ्यूचर में जो चल रहा है, वह उन लोग नहीं देख पाते, वह बहुत पिछड़े होते हैं। इसलिए पंचायत पर भी ध्यान देना सरकार की ही कर्तव्य होगा। और अनुच्छेद 41 में कहा गया है कुछ दशाओं में सरकार मदद करेगी। जैसे कोई विकलांग है, विकलांग को सरकार साइकिल भी देती है। विधवा कोई समाज में औरत हो जाती है, उसे वृद्धा पेंशन भी देती है सरकार। यदि कोई व्यक्ति अंधा है, उसको लिए भी सरकार अनेक प्रकार के जो सुविधा देती है, वह सरकार पर है। उसको चलते हम केस नहीं कर सकते हैं कि हमें ये चीज प्रदान करें। और अनुच्छेद 42 कहता है कि कुछ न्याय संगत काम करें और कुछ दशाओं में मनोचित दशा में आपको कार्य करें, या अधिकारी को आदेश देता है। यदि कोई गर्भवती महिला है और उसे कोई हार्ड काम करवाना है, तो वह अपने अधिकारी को लिख सकता है कि हम यहाँ पे नहीं काम कर सकते हैं, हमको कोई पेपर वर्क दे दीजिए, चाहे थोड़ा आसान काम दे दीजिए। अगर अधिकारी यह काम उसके इच्छा के अनुसार है, अगर वह देना चाहता है तो वह देगा, अगर नहीं देना चाहता है तो वह नहीं देगा। इसी प्रकार एक बार की घटना है कि सोनपुर मेला में एक गर्भवती महिला था, उन्हें डेंगू भी होल था और स्थिति थोड़ा दयनीय था। वह अपने अधिकारी जो थाना का प्रभारी होता है, उन्हें एप्लीकेशन दिया कि सर हमें मेडिकल रिपोर्ट आया है कि हमें डेंगू होल है। इस प्रकार वह 15-20 एप्लीकेशन दिया, लेकिन वह अधिकारी इतना ढीठ था कि वह एप्लीकेशन पर नजरअंदाज किया, वह महिला को मृत्यु हो जाती है। इस पर सरकार, जितने भी वहां के काम करने वाले थाने वाले व्यक्ति, पुलिस थे, कर्मचारी थे, वह दरोगा पर भड़क जाते हैं। इस प्रकार उसे सरकार से माफी भी मांगनी पड़ती है, उससे कि गलती हो गया, उन्हें सजा भी होती है। लेकिन वह अधिकारी के ऊपर है कि वह देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है। और अनुच्छेद 43 में कहा जाता है निर्वाह योग मजदूरी दिया जाए, हमें इतना तनख्वाह दिया जाए कि हम उस पर अपना गुजारा, बाल बच्चा को या परिवार को चला सकते हैं, या हमें पैसा उतना दिया जाए कि हम अपने
बाल बच्चा या फैमिली को पढ़ा सकते हैं या चला सकते हैं। क्यों ऐसा हमको पैसा दिया जाए, यह सरकार पर निर्भर करता है। इसने कि आपको 20,000 के जरूरी है, आपका तनख्वाह 15,000 है, तो आप केस नहीं कर सकते। सर पहला ही कहा गया कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अनुच्छेद 37 में ही आपको कह दिया गया है। और अनुच्छेद 43 के क में कहा गया है कि कामगारों को भी वह कंपनी में अधिकार भागीदारी होगा। अगर कोई कंपनी खोलते हैं उसमें भी आपका भागीदारी होगा। और 43 के बी में जोड़ा गया है कि सहकारिता को भी जोड़ा गया है, जो सहकारिता 97 संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। और जो कामगारों का जो भागीदारी के बात कहते हैं वह 44वां संशोधन सन 1978 में जोड़ा गया था। अगर आप इसको सिंपल याद करना चाहते हैं 41, 42, 43 यह गड़बड़ा जाता है। इसके लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, दमन। से कुछ दशाओं में आपको सरकार पेंशन देती है, कुछ दशाओं में और मां से बोलते हैं मनोचित दशा, मैंने प्रस्तुति सहायता। और तीसरा बोलते हैं न्याय निर्वाह योग मजदूरी। ये है 41, 42, 43 और 44 के बाद कहा जाता है, अनुच्छेद 44 में कहा गया है सिविल संहिता की बात कहा गया है। इसमें कहा गया है हिंदी कि कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म को वह व्यक्ति हो, वह शादी और तलाक का नियम कानून, कोई भी संस्कृति हो, लेकिन वह तलाक और विवाह का जो सिस्टम है वह अनुच्छेद 44 कहता है वह सभी को समान होगा। यह समान सिविल संहिता अपनाने वाला प्रथम राज्य अभी गोवा बना है जो यह अपना लिया है। यह अभी प्रचलित है। 3 प्रकार के संहिता होता है, एक होता है दंड संहिता जो न्यायालय देती है, एक होता है आचार संहिता जो चुनाव के समय लगता है, और एक होता है समान सिविल संहिता। यह शादी विवाह तलाक ये सब के बारे में यह कहता है। अनुच्छेद 45 कहता है कि 14 से कम वर्ष के आयु को, 6 से 14 वर्ष की आयु को स्कूल जाना कर्तव्य है। यह सरकार को कहती है कि आपको पढ़ाना 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को, यह सरकार को कर्तव्य है कि आप उन्हें पढ़ाएं। और अनुच्छेद 46 कहता है SC ST और OBC का आरक्षण की बात कहता है। और अनुच्छेद 47 कहता है कि पेशा युक्त आहार पेश करें और नशीली दवाइयों पर आप बैन लगाएं। इसी के अनुच्छेद 47 के तहत ही शराब बंद बिहार में है और नशीली दवा भी बिहार में बंद है। और कोई भी एक पूछता है कि किस अनुच्छेद थ्रू बिहार में शराब बंदी है या कोई भी शराब पकड़ाया जाता है गैर कानूनी, तो वह अनुच्छेद 47 के थ्रू पकड़ाया जाता है। क्या सरकार को यह कहा जाता है कि आप पौष्टिक आहार व्यवस्था कराएं समाज में और नशीली जो पदार्थ है उसे आप दूर करें, उस पर प्रतिबंधित करें। इसलिए अनुच्छेद 47 के पर ही यह सरकार डिसीजन लेती है। और अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि पर्यावरण या वन जीव जो हैं उन्हें रक्षा करना सरकार को यह कर्तव्य होगी। वन दुधारू गाय है उन्हें भी रक्षा करना यह सरकार को कर्तव्य होगी। और अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि आप राष्ट्रीय स्मारक को रक्षा करें। राष्ट्रीय स्मारक जैसे लाल किला हो गया, ये सब ताजमहल हो गया, ये सब किसी को याद में या किसी को
पहले पुराने जमाने के जो हमारे सुंदरता भारत को बनाता है, जो अभी राष्ट्रीय स्मारक में जो भी सुनिश्चित किया है, उससे वह सरकार को रक्षा करने का कर्तव्य है, वह रक्षा सरकार करेगी। और अनुच्छेद 50 में कहा गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका को दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। कार्यपालिका में अधिकारी लोग आते हैं, न्यायपालिका में जज वकील लोग आते हैं। इस तरह से अनुच्छेद 50 के तहत वह अपनी कार्य को अलग कार्यपालिका के लोग करते हैं और न्यायपालिका अपनी कोर्ट में काम करते हैं। अब अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि आप विश्व शांति की बात करें, अगर कहीं पे युद्ध हो रहा है तो आप युद्ध के थ्रू नहीं जाएं, आप कहिए कि विश्व में शांति होना चाहिए। यही अनुच्छेद 51 के तहत भारत ने यूएनओ का सदस्य बना। यूएनओ जो होता है, जो विश्व शांति की बात करता है, अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है, अंतरराष्ट्रीय चीज पर मुद्दों पर उठाता है कि आप लोग शांति कहें। जैसे यूक्रेन और रूस अभी लड़ रहे हैं, उस पर भी यह भारत कहते हैं कि आप लोग समझौता कर लें, यह युद्ध नहीं कीजिए। इसलिए यूएनओ का सदस्य अगर कोई पूछता है भारत ने किस अनुच्छेद के तहत यूएनओ का सदस्य बना, वह अनुच्छेद 51 ही है।